दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चीफ खाओ लिंजी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर बैलू आ गई और उसने उसे मरने से बचा लिया। अब आगे कुछ दिनों बाद लिंजी ग्रुप को एक शहर में मिशन के लिए भेजा गया और जैसे ही वह इस शहर में लैंड हुए, उनकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर दुम कीवे से हुई, जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा था। इसी बीच डिपार्टमेंट चीफ खाओ और वान मिनहे को एक स्पेशल ट्रिप पर भेजा गया था ताकि उनके बीच की दुश्मनी कम हो जाए, लेकिन असल में यह ट्रिप नहीं था बल्कि एक सजा थी। दोनों को एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया और बैलू ने बताया कि यह एक एक्साइल है, यानी एक हफ्ते की सजा। दूसरी तरफ लिंजी को एक स्पेशल मेडिसिन दी गई ताकि उसके शरीर में छिपे मिस्टीरियस एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। इसी दौरान मिस्टर मैप ने दुओंग तियो से मिशन के बारे में पूछा। उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि लोग अचानक कोमा में क्यों जा रहे हैं। मिशन काफी मिस्टीरियस था। लोग अचानक सड़क पे चलते चलते बेहोश हो जाते थे और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता था तो वो कोमा में चले जाते थे। पहले तो सबको लगा कि ये एक नॉर्मल केस है, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो पुलिस को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और बाद में लिंजी को अचानक अंदर से बहुत गर्मी महसूस हुई, तो उन्हें लगा कि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है और वो उसे चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। और पहुंचने पर दुओंग तियो ने बताया कि मीडिया एक्सपोजर कम करने के लिए सभी बेहोश पेशेंट्स को हॉस्पिटल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ उन्हें डिपार्टमेंट 4 के डायरेक्टर लाम मिले, जो पहले से ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन किसी परेशानी में फंस गए थे। डायरेक्टर लाम के मुताबिक सभी विक्टिम्स के शरीर पर एक कॉमन मार्क था जो इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। इसके बाद दुओंग तियो ने लिंजी और उनकी टीम के लिए ठहरने का इंतजाम कर दिया ताकि वे अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। लेकिन उस रात कुछ और अजीब हुआ। लिंजी और मिस्टर मैप उस मेडिसिन के असर पर बात कर रहे थे कि अचानक एक इमरजेंसी कॉल आया। डायरेक्टर लैम पर हमला हुआ था। टीम फौरन हॉस्पिटल भागी, जहां उनकी फिर से मुलाकात बैलू से हुई। उसने उन्हें बताया कि डायरेक्टर लैम को बेहोश हालत में एक कुर्सी पर पाया गया, इसलिए उसे फौरन हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। यहाँ उन्होंने दुओंग तियो को देखा, जो अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आया था। दुओंग तियो की कहानी भी बहुत ट्रेजिक थी। 1 साल पहले एक हादसे में उसकी पत्नी कोमा में चली गई थी और उसका बच्चा मर गया था। उसकी पत्नी अब लोअर बॉडी पैरालिसिस से जूझ रही थी और कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दुओंग तियो ने हर बार उसे रोका, पर उसकी देखभाल के चक्कर में वो भारी कर्जे में डूब चुका था। इधर लिंजी ग्रुप डायरेक्टर लैम की लोकेशन पर पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि नंगुमियन पहले से ही वहां पर मौजूद था। उसने बताया कि डायरेक्टर लैम पर भी वैसे ही एनर्जी का असर हुआ था जैसे लिंजी ने इनहेल की थी, लेकिन नंगुमियन ने आसानी से इस एनर्जी को निकाल दिया और कहा कि हमें इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। तभी मिस्टर मैप ने जल्दी से एक वाटर कैटल ढूंढी। क्या नंगुमियन लिंजी के शरीर से भी वो चीज निकाल सकता है क्या? लेकिन इस बार नंगुमियन थोड़ा हिचकिचाया। उस रात जब लिंजी सो रहा था, उसे अचानक भयानक सपना आया और अचानक वो चौंक कर उठ गया। लेकिन ये क्या, नंगुमियन ने उसकी आत्मा निकाल कर एक फ्रैक्शन बना दिया था। इसका मतलब था कि उसका शरीर आराम कर सकता था, लेकिन उसका दिमाग फिर भी काम कर सकता था। अब इस नई पावर के साथ नंगुमियन लिंजी को मिस्टर मैप के दिमाग के अंदर भेज दिया। यह जगह बाहर से तो एकदम टूरिस्ट स्पॉट वाली वाइब दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, चीजें थोड़ी अजीब लगने लगी। लिंजी को वहाँ मिस्टर मैप दिखा और भाई साहब जो सीन था वो देखकर होश उड़ गए। मिस्टर मैप अपने ही कई वर्जन्स के साथ अलग अलग टाइप के गेम्स खेल रहा था और हर बार जीत रहा था। नंगुमियन जल्दी से लिंजी को बाहर खींचा और मिस्टर मैप की कॉन्शियसनेस को अलग कर दिया। उसने मान लिया कि चीफ सही था, यह मिस्टर मैप कोई मामूली इंसान नहीं है। फिर नंगुमियन मिस्टर मैप से एनर्जी रिलीज करने को कहा और जैसे ही मिस्टर मैप ने उसे छोड़ा, नंगुमियन ने उसे झपट लिया और इतनी जोर से दबाया कि वो 2 हिस्सों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में उड़ गई। नंगुमियन ने एक प्लान बनाया और कहा, तुम दोनों एक रास्ता पकड़ो, मैं दूसरे का पीछा करता हूँ। अब लिंजी और मिस्टर मैप उस डार्क शैडो के पीछे भागे, जो सीधा हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में जाकर छिप गया। लिंजी अंदर गया और मिस्टर मैप को दरवाजे पे खड़ा रहने के लिए कहा, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो डार्क शैडो उस पर अटैक करने के लिए झपट पड़ा। तभी मिस्टर मैप ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री मारी। तभी लिंजी ने उसे जल्दी से वो रेड स्ट्रिंग निकालने के लिए कहा, जिसे नंगुमियन ने इमरजेंसी में बुलाने के लिए दिया था, लेकिन तभी वो डार्क शैडो
शैडो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि रेड स्ट्रिंग पानी की टंकी में जा गिरा। अब मिस्टर मैप को दौड़कर स्ट्रिंग निकालना था। इस बीच शैडो ने लिंजी को ओवर पावर कर दिया। असल में वो डार्क शैडो उसके अंदर से एंशिएंट ओल्ड सॉर्सरर की मिस्टीरियस पावर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी लिंजी ने सोचा, अगर मुझे इस एनर्जी से छुटकारा पाना नहीं है तो क्यों न इसे ही लेने दूं। लेकिन तभी नंगुमियन अचानक से मौके पर एंट्री मारता है और उस डार्क शैडो को दूर फेंक देता है। फिर उसने गौर से देखा तो वह असली नहीं था, बस एक पपेट थी। उधर मिस्टर मैप की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने देखा कि लिंजी मर चुका था, लेकिन नंगुमियन ने कहा, यार तुम लोग चिल करो, यह बस उसका एक क्लोन था, असली लिंजी तो सही सलामत है। तभी लिंजी रियल में जागा और उसने बताया कि जो उन पर हमला कर रहा था वो बस एक पपेट थी, तो इसे कंट्रोल करने वाला भी कहीं आसपास ही होगा। उसी वक्त एक छत पर कई शैडो फिगर्स अपीयर हुए और उस लीडर को एड्रेस किया जिसने पपेट कंट्रोल किया था, और यह लीडर कोई और नहीं दुंग तियो था। उस दौरान लिंजी ने विक्टिम्स पर के मार्कर्स को फिर से एग्जामिन किया और उन्हें पहचान लिया। अचानक उन्होंने देखा कि मार्कर से इंसेक्ट्स निकल रहे थे। ये पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं और इन्हें केयरलेसली पकड़ने से ये मर जाएंगे और विक्टिम के शरीर पर पॉइजन रिलीज कर देंगे। लिंजी का कहना था कि ये मार्क्स उस ब्रेसलेट के एक सिंबल जैसा दिखता है जो नंगुमियन ने उस टॉम से लिया था। दूसरी तरफ जो सीक्रेट लोग दुंग तियो से मिलने आए थे वो उसे वापस अपने ग्रुप में लेने आए थे। उनमें से उनके लीडर ने कहा, काफी दिन हो गए तुझे गायब हुए दुंग तियो, अब वापस आ जा। लेकिन दुंग तियो ने कहा, अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। उन दोनों को पूरा यकीन था कि दुंग तियो अब भी अपनी मरती हुई बेबी के चक्कर में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे ताना मारा, भाई अब वो मर चुकी है, तुझे ही लगता है कि उसे बचाया जा सकता है। लेकिन दुंग तियो ने गुस्से में कहा, हाँ मुझे यकीन है मैं उसे वापस ला सकता हूँ। तभी उसके लीडर ने आंखें घुमाई और बोला, जो भी कर, लेकिन पहले इस शहर की सीक्रेट ऑब्जेक्ट की ठिकाना बता। लेकिन दुंग तियो खुद इसके बारे में अनजान था। भाई यह शहर पिछले 100 सालों में इतना बदल चुका है कि मुझे खुद नहीं पता वो चीज कहाँ है। तभी उसके लीडर ने हंसते हुए कहा, हमें बेवकूफ मत बना, हम खुद ढूंढ लेंगे। अब फिर से दुंग तियो लिंजी के ग्रुप में शामिल हो गया क्योंकि बायलू ने उसे इन्वेस्टिगेशन फाइल दे दी थी। उसने लिंजी से स्टेशन तक उसके साथ चलने के लिए कहा ताकि कुछ पेपर वर्क्स को कंप्लीट किया जा सके। अब जैसे ही दोनों हॉस्पिटल से निकले, पीछे से वो लीडर ने अपनी कार दौड़ा दी। उधर बायलू और मिस्टर मैप ने ठान लिया कि चोरी छिपे दुंग तियो की वाइफ के कमरे में घुसकर चेक करेंगे कि क्या एजेंसी की टेक्नोलॉजी से उसे ठीक किया जा सकता था या नहीं। लेकिन मिस्टर मैप को बेड के नीचे कुछ ग्रीन जेम्स मिले। ये वही जेम्स थे जो उसने पहले उस किंगडम में खोजे थे, और यह तो कुछ भी नहीं था। मरी हुई बॉडी पर जो निशान थे वो उसी पेशेंट के सिंबल से मैच कर रहे थे जो उस किंगडम में मिला था। मतलब कि यह सब कुछ कनेक्टेड लग रहा था। फिर बायलू ने डिपार्टमेंट हेड से कांटेक्ट किया डिस्कस करने के लिए, और इंफॉर्मेशन मैच करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि दुंग तियो एक कल्ट चला रहा था, लेकिन अभी कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। मगर तभी चीफ को खबर मिली कि लिंजी दुंग तियो के साथ घूम रहा है। अब चीफ को टेंशन हो गई, मगर प्रोसीजर्स पहले से ही डिपार्टमेंट चीफ के कंट्रोल में थे, इसलिए कोई और एक्शन की जरूरत नहीं थी। उधर मिस्टर मैप ने फटाफट लिंजी को फोन मिलाया। लिंजी ने सुना, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी करने के मूड में नहीं था। उसने बस दुंग तियो से रिक्वेस्ट की कि उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ दे, लेकिन दुंग तियो अब सब कुछ समझ चुका था। बाद में उसने लिंजी को बाहर निकाल दिया और डिस्क्लोज किया कि वह उन लोगों में से एक था जिन्हें लिंजी ने पहले टॉम से बचाया था। लिंजी ने पूछा कि उसे ओल्ड सॉर्सरर के स्पिरिट क्यों चाहिए। दुंग तियो ने उसे जवाब दिया कि यह उसे अपने वाइफ को बचाने के लिए चाहिए, पर यह क्लियर नहीं था कि यह मेथड उसकी वाइफ को बचा भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था। अगले ही पल दुंग तियो ने लिंजी पर हमला कर दिया। वो लगभग उसकी पूरी एनर्जी सोखने ही वाला था। तभी नंगुमियन का मैसेज आया और लिंजी ने फटाफट से एक गाड़ी उठाई और वहाँ से भागा, लेकिन दुंग तियो उसका पीछा कर रहा था। पीछा रोकने के लिए लिंजी ने अपनी कार सीधे पहाड़ी से भिड़ा दी और तभी एक चट्टान टूटकर गिर पड़ा और दुंग तियो उसी के नीचे दब गया। इसके बाद लिंजी ने इस मौके का फायदा उठाकर फौरन मिस्टर मैप को अपनी लोकेशन भेजी। इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहाँ चीफ को सालों पहले हमला झेलना पड़ा था। अब डिसाइड हो गया था कि सबको यहीं पर इकट्ठा होना है। मिस्टर मैप की टीम ने फौरन एक टैक्सी पकड़ी, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें आगाह किया कि वहाँ जाना मत, क्योंकि
वो जगह स्थापित है। आज से 20 साल पहले वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट ढह गई थी और 3 वर्कर्स वहाँ पर मारे गए। उसके बाद जो भी वहाँ गया बस बुरी मौत मारा गया। तभी लिंजी वहाँ पर पहुँचा और जैसे ही इमारत में घुसा उसके कानों में किसी के पैरों की आहट आई। उसने फौरन अपनी गन निकाल ली, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मैप और बायलू थे। टैक्सी ड्राइवर ने डर के मारे उन्हें पहले ही उतार दिया था। उधर मलबे से निकलकर दुमतियों की मुलाकात फिर से उसके लीडर से हुई। उसने कन्फेस किया कि मैंने लोकेशन फाइंड कर ली है और अब तेरा पीछा नहीं करूंगा। लेकिन जाते जाते उसने हॉस्पिटल पर हमला करने के लिए लोगों को बुला लिया। तभी हम देखते हैं कि लिंजी की टीम अब उस डरावनी इमारत के अंदर घुस चुकी थी। जैसे ही लिंजी एलिवेटर में घुसा उसने उन लोगों के इमेजेस देखे जो एलिवेटर के माल फंक्शन की वजह से मर गए थे। फिर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपर फ्लोर्स की तरफ बढ़ी। तभी चढ़ते वक्त बायलू ने अचानक से एक आवाज सुनी और पूरा ग्रुप तेजी से ऊपर की तरफ भागा और ऊपर पहुंचकर देखा तो फ्लोर पर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक डार्कनेस से पागल लोग निकल आए और उन्हें समझ नहीं आया कि वो इंसान है या कोई भूत, और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था वहाँ से भागने का। अब जैसे ही वो ऊपर पहुँचे सामने और भी ज्यादा लोग खड़े थे। अब वो हर तरफ से घिर चुके थे। बायलू ने बिना सोचे समझे ही उन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि यह इंसान नहीं बल्कि पपेट्स थे। मिस्टर मैप और लिंजी ने फौरन अपनी गन निकालकर उन पर गोली बरसानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वो पपेट्स मरते फिर से वापस से वो जिंदा हो जाते। तभी नंगूमियन हवा में उड़ता हुआ आया और अपने स्पेल से पूरे झुंड को खत्म कर दिया। तभी नंगूमियन ने पूरी टीम से कहा हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट में जाना होगा। नीचे बेसमेंट में पहुंचते ही उन्होंने वहाँ एक मिस्टीरियस ग्रीन मनी मिली। नंगूमियन ने तीनों से कहा तुम सभी आसपास के इलाकों को क्लियर करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। उधर दुंगतियो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसका लीडर उसकी वाइफ को होस्टेज बनाकर उसे एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट लाने पे मजबूर कर रहा था। लेकिन सबको पता था कि नंगूमियन को हराना आसान काम नहीं था। अब गुस्से में दुंगतियो अपने पुराने घर गया जहाँ उसकी वाइफ के साथ बिताए यादें अब भी जिंदा थी। तभी उसके लीडर का कॉल आया, अगर कल रात तक सीक्रेट आर्टिफैक्ट नहीं मिली तो अपनी वाइफ को भूल जाना। अगले दिन लिंजी का ग्रुप दुंगतियो की वाइफ के हॉस्पिटल रूम पहुंचा, लेकिन वो यहाँ पहुंचने में लेट हो गए। तो नंगूमियन ने लिंजी को वो बैग दिया जिसमें वो सीक्रेट आर्टिफैक्ट था, यह जानते हुए कि दुंगतियो हॉस्पिटल के बाहर लिंजी का पीछा करने के लिए वेट कर रहा था। पर बायलू पहले ही निकल चुकी थी जिससे दुंगतियो को अप्रोच करने का मौका मिल गया। उसने लिंजी से टकराकर बैग छीन ली और भागने में कामयाब रहा। तभी लिंजी ने उसकी पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दुंगतियो ने चालाकी से उसे चकमा दे दिया। लेकिन तभी वो नंगूमियन के जाल में फंस गया। तभी दुंगतियो ने चिल्लाते हुए कहा ये चीज मेरी है और हाफ बिल भी जो चुरा ली गई थी। तभी नंगूमियन को रियलाइज हुआ कि वह उस बिल का बात कर रहा है जो उसने पहले उस ओल्ड सोर्सरर से चुराई थी। लेकिन असल में दुंगतियो के पास वो चीज थी ही नहीं, वो बस एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था। अब वह वहाँ से भागने की सोच ही रहा था। तभी लिंजी और मिस्टर मैप वहाँ पहुँच गए और उसे घेर लिया। तभी लिंजी ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा इस शहर में लगातार लोग कोमा में क्यों जा रहे हैं? यह सब तेरी हरकतें हैं ना? पर उसने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी दुंगतियो ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में एक सुई चुभोई और खून की बूंदे कुछ नीचे गिरी और अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो गया। नंगूमियन ने इसे इग्नोर कर दिया और दुंगतियो को वहाँ से जाने दिया। उसने कहा भागने के लिए इतनी बड़ी कीमत उसने चुकाई क्योंकि उस स्पेल ने उसकी आधी लाइफ स्पैन खा ली थी। लगता है यह सब सिर्फ दुंगतियो का प्लान नहीं था, और भी लोग इसमें शामिल थे, यानी असली विलन कोई और ही है। अब दुंगतियो सीधा अपने लीडर के ठिकाने पर पहुंचा जहां उसकी वाइफ को किडनैप करके रखा गया था। तभी उसने अपने लीडर से कहा अब मेरी वाइफ को छोड़ दो। तभी उसके लीडर ने कहा पहले सीक्रेट आर्टिफैक्ट हैंड ओवर कर। अब दुंगतियो के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सीक्रेट आर्टिफैक्ट बाहर निकाली और अपने लीडर
लीडर के हवाले कर दी, लेकिन उसके लीडर ने उसे धोखा दे दिया। उसने फौरन अपने गुंडों को इशारा किया कि उसे खत्म करो। इसके बाद दुंगतियो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा, लेकिन अपनी आधी लाइफ एनर्जी खो जाने के बाद वह बहुत ही कमजोर पड़ चुका था। तभी दुंगतियो बहुत ही तेजी से भागते हुए अपनी वाइफ के पास पहुंचा, लेकिन उसका लीडर पहले से ही वहां पर मौजूद था और जैसे ही दुंगतियो अंदर घुसा, उसके लीडर ने बिना कोई मौका दिए स्वॉर्ड से उस पर वार कर दिया। इसके बाद दुंगतियो दर्द से लड़खड़ाया, लेकिन उसे असली झटका तब लगा जब उसने स्माइल करते हुए कहा कि तेरी बेबी तो उसी दिन मर गई थी जब मैंने उसे यहाँ पर लाया था। यह सुनकर दुंगतियो का दिमाग सुन पड़ गया और यही नहीं, उसके लीडर ने स्माइल करते हुए यह भी बताया कि वह एक्सीडेंट उसी ने प्लान की थी। अब दुंगतियो का दिमाग पूरी तरह से घूम गया और वह गुस्से में पागल होकर उस पर धावा बोल दिया, लेकिन वो लीडर पहले से ही तैयार था। उसने दुंगतियो को पकड़ के जमीन पे गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़कर हंसते हुए बोला, तू एक कल्ट का लीडर था, लेकिन एक औरत के चक्कर में अपनी पूरी ताकत गवा दी और इस कमजोरी को खत्म करना बहुत जरूरी था। तभी दुंगतियो का दम अचानक से घुटने लगा और वो यमराज के करीब पहुंचने ही वाला था। वहां पहुंचकर वो अपनी वाइफ से आफ्टर लाइफ में मिलने वाला था। तभी लिंजी और नंगुमियन का ग्रुप वहां पर आ पहुंचा और नंगुमियन ने अपने 2 लोगों को उस लीडर के फॉलोअर से निपटने का ऑर्डर दिया और खुद दुंगतियो की वाइफ को चेक करने के लिए गया, पर दुंगतियो गुस्से में चिल्लाया, हाथ मत लगाना, अबे बेवकूफ, तुझे अपनी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। तभी नंगुमियन ने फिर एक अजीब सा स्पेल पढ़ा और देखते ही देखते दुंगतियो की वाइफ की आत्मा हवा में उठने लगी और धीरे धीरे किसी इनविजिबल लेक में बह गई। अब दुंगतियो का चेहरा सफेद पड़ गया और वह मन ही मन बड़बड़ाया, ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसे अपने कल्ट में लिया था। पर उसका लीडर अब भी खून थूकते हुए हंस रहा था, तेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने कल्ट को छोड़कर एक औरत के पीछे भागना। अब दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी और दोनों ही घायल थे, लेकिन दुंगतियो ने आखिरी दाव खेला। उसने एक पतली सुई फेंकी जो सीधा ऊपर लगे लोहे के टैंक से टकराई और लोहे का टैंक सीधा उस आदमी के सिर पे जा गिरा। अब उस आदमी की नानी दादी याद आ गई थी। इसके बाद दुंगतियो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी लिंजी और मिस्टर मैप बीच में आ गए और उन्होंने बोला, अगर ये मरा तो हॉस्पिटल के सारे मरीज भी मारे जाएंगे। लेकिन दुंगतियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वह आदमी खून से सने हुए होठों को चूसते हुए हंसा और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कुछ लोग मेरे साथ मरेंगे। और यह कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहाँ पर बायलू का फोन बजा। उसने बताया कि एक बुरी खबर है, हॉस्पिटल के सारे मरीज उठकर चलने लगे हैं जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बीज़ हो। अब तुम सब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। तभी नंगुमियन जोर से चिल्लाया और बोला, तुम लोग जल्दी से वहाँ जाओ। और नंगुमियन ने उस आदमी को जमीन पे पटक दिया और उसके मुंह में वही जहरीला कीड़ा छोड़ दिया और बोला, अबे सुन, तू इस जहर का इलाज खुद करेगा या फिर तड़प तड़प के मरेगा। उधर लिंजी और बाकी टीम हॉस्पिटल में लोगों को रोकने में लगे थे कि अचानक सभी ज़ॉम्बीज जैसे मरीज रुक गए क्योंकि जहर का असर खत्म हो चुका था। लेकिन बायलू ने टीम को वार्न किया कि इन्हें अच्छे से कंट्रोल में रखो ताकि कोई दोबारा जहर न फैला सके। इधर नंगुमियन ने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उसने उसे पकड़कर एजेंसी में ले जाने का फैसला किया ताकि सारा सच निकलवा सके। जाते जाते उसने दुंगतियो से पूछा, अब क्या करेगा? लेकिन दुंगतियो जवाब देने ही वाला था तभी नंगुमियन ने सीधा उसके सर पर एक वार किया और उसे बेहोश कर दिया। अब जब दुंगतियो को होश आया वह हॉस्पिटल के एक बेड पे था और एक नर्स उसके पास आई और एक लिफाफा थमाकर बोली, यह तुम्हारे लिए है, नंगुमियन ने इसे भेजा था। लिफाफा खोलते हुए दुंगतियो के हाथ कांपने लगे और जो भी कुछ उसमें लिखा था वह पढ़ते हुए उसके होश उड़ गए। उसी पल उसने एक बच्चे की आवाज सुनी और उसने धीरे से मुड़कर देखा तो वो बच्चा उसकी वाइफ का रीइंकार्नेशन था। अब उसे अपनी वाइफ से दोबारा मिलने का मौका मिला था, लेकिन 20 साल बाद। अब अगले दिन लिंजी और टीम हेडक्वार्टर पहुंचे। मिस्टर मैप ने एक लंबी सांस ली, फिर बायलू की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोला, लिंजी, इतनी मेहनत के बाद छुट्टी मिलेगी या नहीं? उसने बताया कि टास्क पूरा करने के बाद उन्हें कुछ दिन ऑफ मिलते हैं। सबसे ज्यादा छुट्टी टास्क डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। सबसे टफ जेड लेवल टास्क के बाद मैक्सिमम
ऑफ मिलते हैं। ऐसे टास्क के बाद वो जितने दिन चाहे ऑफ ले सकते हैं। उन दोनों ने 2 बी लेवल टास्क कंप्लीट किए तो उन्हें 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। तभी एक सनसनी खबर मिली, नंगुमियन ने किसी को अपनी टीम में ज्वाइन कराया है। और यह सुनकर मिस्टर मैप का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या उसने आज तक किसी को नहीं लिया? फिर ये नया बंदा कौन है? अब जैसे ही वह उसे देखने पहुंचे तो उन्हें और भी बड़ा झटका लगा और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वह दुंगतियो था। अब दुंगतियो भी उनकी टीम का हिस्सा था। लिंजी ने मिस्टर मैप को किनारे खींचा और फुसफुसाया, भाई नंगुमियन के फैसले समझना हमारे बस की बात नहीं। इधर माउंटेन टेम्पल के मोग जल्दी जल्दी आने वाले वेडिंग सेरेमनी के लिए टेम्पल को तैयार कर रहे थे और हेड मोग सोच रहा था कि अगर फौरन प्रीस्ट सेरेमनी कर सकता है तो मोग क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद हेड मोग ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि सब कुछ उसके पसंद के हिसाब से फिक्स करे। लेकिन जैसे ही एक आदमी ने टूटी अगरबत्ती उठाई वह अचानक से जल उठा। तभी हेड मोग ने झट से उस पर पानी फेंका और उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो कोई बाहर खड़ा था। उसकी नजर जिस शख्स पे पड़ी उसे देखते ही उसका चेहरा उतर गया और उसी रात उसने सीधा ब्यूरो चीफ को कॉल किया और बोला, जिसे तुम लोग मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है। अगले दिन लिंजी कब्रिस्तान पहुंचा। वह अपने पुराने टीममेट की कब्र पे फूल चढ़ा ही रहा था कि कैप्टन वोंग वहां आ गए। कैप्टन वोंग ने उसके कंधे पे हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम सोल्जर थे, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे ही वोंग वहां से गया तभी तेजी से भागते हुए बायलू वहां पे आ गई और बोला, छुट्टी कैंसल, अर्जेंट मिशन आ गया है। उधर मिस्टर मैप और दुंगतियो पहले ही तैयार थे। उन्होंने लिंजी और बायलू को पिक किया और चारों मिलकर माउंटेन टेम्पल की तरफ निकल पड़े। तभी लिंजी ने देखा कि टेम्पल अब एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस की तरह चल रहा था और उसे रियलाइज हुआ कि एल्डर एल्बर्ट धोखेबाज निकला। उसने सिर हिलाया और कहा, ये एल्डर मंक बाबा भी ना बड़े खिलाड़ी है। तू इस जगह को जानता है? बायलू ने पूछा। तभी लिंजी ने बोला, जानता क्या, मैं तो बचपन में यहीं बड़ा हुआ हूँ। बायलू ने टेम्पल के दरवाजे पे नॉक किया और अंदर से जो शख्स निकला उसने जैसे ही लिंजी को देखा उसकी आंखें फटी रह गई। अरे तू वापस आ गया। इसी बीच एक खतरनाक शख्स किसी सीक्रेट बेस में वो ब्यूरो चीफ की टीम के हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए था। अच्छा तो वो सब माउंटेन टेम्पल में गए हैं, उसने कोल्ड वॉइस में कहा। उधर ब्यूरो चीफ भी जल्दी एक्शन में आ गया। फिर वो उस लोकेशन पे गया जहाँ उसने एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेंस क्रिएट किए थे ताकि उन्हें एक्टिवेट कर सके। वो यह देखना चाहता था कि अगर एम्प्लॉइज गायब होने लगे तो इनका चीफ कैसे मैनेज करेगा। वो इस मूवमेंट का लंबे टाइम से वेट कर रहा था और इसे पूरा करने के लिए फुल्ली कमिटेड था। तभी हम देखते हैं कि टेम्पल में वहाँ एक मोंक लिंजी से बात कर रहा था। हेड मोंक को बहुत अफसोस है कि तू यहाँ से चला गया और लिंजी इस पर हंस पड़ा। मुझे लगता है अफसोस इस बात का है कि वह मुझे और कुछ दिन टॉर्चर नहीं कर पाए। टीम अब हेड मोंक से मिलने पहुंची। उसने लिंजी को देखकर बड़ी खुशी से वेलकम किया। अच्छा हुआ तू वापस आया। मैंने तुझे यहाँ से भेजा है इसलिए था कि तू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके। मगर लिंजी बोला, सॉरी लेकिन तुम मेरे गुरु गुरु नहीं हो। हेड मोंक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तो अब भी पहले जैसा ही है अकड़ू। फिर उसने टीम को रात में रुकने का ऑफर दिया लेकिन ब्यूरो चीफ का ऑर्डर था कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हमें हेड मोंक को अपने साथ ले जाना होगा। यहाँ अब उनका रहना सेफ नहीं। फिर उसने कहा, अब टेम्पल छोड़ो नहीं तो मर जाओगे। लेकिन हेड मोंक ने साफ कह दिया, मुझे ब्यूरो की मदद नहीं चाहिए, मैं यही रहूंगा। तभी अचानक ब्यूरो के एजेंट्स पर मॉन्स्टर का ग्रुप अटैक कर देता है। डिपार्टमेंट नंबर 5 के हेड ने फौरन ब्यूरो चीफ को इमरजेंसी कॉल किया। बॉस हमारे लोग मर रहे हैं, जल्दी आओ। चीफ फौरन एक्शन में आया लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम को एक्सेस किया उसे रियलाइज हुआ कि हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है और उसने कहा, शिट, हमारे सारे के सारे एजेंट्स के लोकेशन लीक हो चुकी है। तभी डिपार्टमेंट हेड चीफ खाऊ का फोन बजने लगा लेकिन चीफ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फौरन एक इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया, सभी अपने ट्रैकिंग बैंड्स फेंक दो। अब लिंजी ने जैसे ही ट्रैकर फेंका तभी टेम्पल पर हमला होने लगा और लिंजी वापस जाने के लिए भागा लेकिन तभी सामने से एक खतरनाक मॉन्स्टर उन पर झपट पड़ा। मिस्टर मैप ने गाड़ी बैक की लेकिन जैसे ही उन्होंने रिवर्स किया पीछे से दूसरा मॉन्स्टर उछलकर उनके गाड़ी पे आ टपका। वो बोला, अबे ये कहां से आ रहे हैं। फिर उसने स्टीयरिंग घुमा दी और स्पीड को और तेज कर दिया लेकिन पहाड़ी से और भी मॉन्स्टर नीचे उतर रहे थे। हालांकि लिंजी ने फाइट बैक करने के लिए अपनी गन फायर की लेकिन मॉन्स्टर
मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे, जिससे वो पावरलेस फील करने लगे। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर पहाड़ से नीचे कूदा और कार का इंजन डैमेज कर दिया, जिससे ग्रुप एक बार फिर ट्रैप हो गया। तभी एक सामने लाल आंखों वाला एक मॉन्स्टर दिखा और वो इन सब का हेड लग रहा था। फिर उसने अपनी मिनियंस को लिंजी के ग्रुप पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। ग्रुप को फाइट करने के लिए कार छोड़नी पड़ी, जबकि वो लाल आंखों वाला मॉन्स्टर पहाड़ पे वापस चला गया। तभी दूसरी ओर दुंगतियो पूरी तरह से बौखला गया था। अचानक उसने एक सिल्वर नीडल समन की और उसे कंट्रोल कर लिया। उसने इसका इस्तेमाल करके सारी मिनियंस को हरा दिया। फिर उसने अपनी कार को डिस्ट्रॉय करके कई सिल्वर नीडल्स बनाई और मॉन्स्टर्स पर फेंकी, ताकि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सके। अब ये लड़ाई उसके लिए पर्सनल हो चुकी थी। दुंगतियो ने उनसे कहा, तुम लोग जाओ और उस रेड आई वाले लीडर को निपटाओ और ये बाकी कीड़े मकोड़ों को मैं देख लूंगा। तभी बायलू ने उसकी तरफ देखा और फिर लिंजी से कहा, चलो अब टाइम नहीं है। तभी टीम फौरन पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी, जबकि पीछे दुंगतियो का खूनी तांडव शुरू हो चुका था। अब शहर खतरे में था। उसी वक्त डायरेक्टर ने वानमिन है और डिपार्टमेंट हेड खाओ और लाम को कॉल किया, ताकि वो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करके सिटी के लोगों की हेल्प कर सके। मगर डिपार्टमेंट हेड नंबर 5 को शक था कि उनके बीच कोई ट्रेटर हो सकता है और वह ये सोच रहा था कि एनिमी डायरेक्टर को स्टाफ को स्प्लिट करने के लिए उकसा सकता है, ताकि उन्हें टारगेट करना आसान हो जाए। लेकिन अब अगर वो लोगों को बचाने के लिए एक्शन नहीं लेगा तो कौन लेगा। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट हेड खाओ और वानमिन है पहले तो एक दूसरे को घूरते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देख हम एक दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन अगर मैं मर गया तो तू किससे लड़ाई करेगा, तो तू केयरफुल रहियो, मुझसे पहले मर मत जाना। उधर वापस टेंपल में लिंजी की टीम अंदर घुसी और अलग अलग होकर हेड मॉन्क को खोजने लगी। तभी लिंजी को एक घायल मॉन्क मिला जो बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास मलबा बिखरा हुआ था, जिससे पहुंचना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ बायलू ने एक हॉरिफाइंग सीन देखा। हेड मॉन्क को वही जायंट मॉन्स्टर हवा में उछाल उछाल कर फेंक रहा था। तभी लिंजी बिना समय गवाए मॉन्स्टर के सामने कूद पड़ा और मिस्टर मैप और बायलू को इशारा किया कि हेड मॉन्क को फौरन सेफ जोन में ले जाया जाए। अब जैसे ही वो हेड मॉन्क को बचाकर ले गए, मिस्टर मैप ने घूरते हुए कहा, भाड़ में जाए सेफ जोन, मैं वापस जा रहा हूँ। हेड मॉन्क ने बायलू को भी रोका, जाओ उसकी मदद करो, मैंने भी एक बार अपने साथियों को छोड़ा था और देखो क्या हुआ। उधर मॉन्स्टर ने जोर से ग्रोल करते हुए मिस्टर मैप पर हमला कर दिया, पर लिंजी बीच में आ गया और मिस्टर मैप की जबरदस्त टक्कर झेल ली और उसे पीछे धकेल दिया। उसने उसे नॉक करके अपने किक रिएक्शन से उसे कंफ्यूज कर दिया और फिर बायलू ने इस मौके पर पीछे से उसे जकड़ लिया। तभी मिस्टर मैप ने गन निकालकर गोलियों की बौछार कर दी और लिंजी ने अपना ब्लेड उठाकर एक झटके में मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब गेम ओवर हो चुका था, लेकिन जैसे वो बाहर निकले हेड मॉन्क गायब था। दरअसल हेड मॉन्क को एक मास्टरमाइंड ने किडनैप कर लिया था, जिसने उन पर अटैक करने के लिए मॉन्स्टर का एक ग्रुप भी भेजा था। बायलू ने पूछा, क्या वो कहाँ गया? तभी एक आवाज जोर से पहाड़ी की तरफ गूंजी, बढ़िया लड़ाई थी, लेकिन अब मेरा टाइम है। अब लिंजी ने ऊपर देखा और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और बायलू का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे लगा ये सालों पहले मर चुका था। जिस पर तामसिन की आवाज गूंजी, मरना इतना आसान नहीं होता जब तुम्हारे अंदर सिर्फ बदला बचा हो। बायलू को अब याद आ गया कि तामसिन कभी हेड मॉन्क और चीफ के साथ था, लेकिन एक मिशन में उसे धोखा दिया गया था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। उसने बोला, तुमने और तुम्हारे चीफ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तामसिन की आंखों में 30 साल पुराना जलता हुआ गुस्सा था। अब हेड मॉन्क ने उसे शांत करने की कोशिश की। बदला छोड़ दो तामसिन, ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। लेकिन तामसिन हंस पड़ा, अब छोड़ने की बात मत कर, जब मैंने 30 साल जलते हुए बिताए हैं। उसे लगा कि उन्होंने उसे अबेंडन कर दिया था, लेकिन वह वही क्रिएचर बन गया जिससे वह नफरत करता था। उसने अचानक लिंजी की तरफ देखा और कहा, एक राज खोलूं? तुम सोचते हो कि तुम हीरो हो, हकीकत सुनोगे, तुम्हारी मृत्यु जल्दी या देर से होनी ही है। पर मृत्यु से ज्यादा डरावना पता है क्या है? तुम मेरे जैसा एक मॉन्स्टर बन जाओगे, जो कि ना तो एक इंसान है और ना ही एक भूत। लिंजी ने घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है ये? तभी तामसिन हंसा और बोला, तुम्हें चीफ ने इसलिए अपने साथ रखा क्योंकि तुम खतरनाक हो। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक तुम जिंदा हो, और एक दिन वे तुम्हें मारने वाले हैं, जैसे वे अब मुझे खत्म करना चाहते हैं। लिंजी का मन अब डगमगाने लगा। सोच लो लिंजी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो ताकत सिखाऊंगा जो तुम्हारे अंदर है। इससे पहले कि लिंजी कुछ कहता, हेड मॉन्क ने झपट्टा मारा और तामसिन को पकड़ लिया, लेकिन तामसिन ने हेड
मोंग को धक्का देकर गिरा दिया और आग का एक फायरवॉल बनाया जो उसकी ऑक्सीजन खत्म कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि हेड मोंग मरने से नहीं डरता, पर वो उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। और उसने बोला, तुम्हें बचना है तो हेड मोंग से पूछो कि वह नक्शा कहाँ छिपाए बैठा है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हेड मोंग ने अपना टेम्पल वहीं पर बनाया था जहाँ वो मैप था और वो हेड मोंग के बोलने का वेट कर सकता था, पर हेड मोंग ने कंप्रोमाइज के लिए हाँ कर दी। तो तामसिन ने लिंजी को ग्रुप को छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ तामसिन। तामसिन मुस्कुराया और बोला, अब देखो खेल कैसे बदलता है। वह तामसिन को बुद्धा की मूर्तियों के पास ले गया जहाँ हेड मोंग ने अपने चेहरे से टेम्पल के नीचे की टनल को अनलॉक और ओपन कर दिया। तभी तामसिन हंसा, मुझे बस यही चाहिए था। लेकिन चिंता मत करो हेड मोंग, तुम्हारा चीफ भी जल्द ही तुम्हारा साथ देगा। तभी अचानक लिंजी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आया, लेकिन हेड मोंग ने उसे रोक लिया। नहीं मत आओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन लिंजी की आंखों में गुस्सा था, अब ये मेरी पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। इसी दौरान दूसरी तरफ चीफ की टीम ने मॉन्स्टर की फौज से टकराना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर लाम में एक तंग गली में डायरेक्टर खाऊ को देखा। वो खून से सना हुआ स्वॉर्ड पकड़े हुए खड़ा था और दूसरी ओर बायलू भागते हुए हेड मोंग को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुंगतियो पहले ही पहुंच चुका था। उसने पूछा, लिंजी कहाँ है, और जाना कि वो पास ही था और क्रिटिकल कंडीशन में था। तभी उसी टाइम लिंजी की मुलाकात तामसिन से हुई। उसने कहा, पाथ हाइड, ये नक्शा मैंने खोजा था लेकिन गाओलियंग ने मुझसे छीन लिया। अब मैं बस उसे वापस ले जा रहा हूँ जो मेरा है। उसने लिंजी को ऑफर दिया, मेरे साथ आओ, अपनी ताकत को पूरी तरह से अपनाओ। लेकिन लिंजी ने सीधा मना कर दिया, मैं किसी जल्लाद और हत्यारे के साथ नहीं जाऊंगा। तामसिन गुस्से में आकर बोला, नादान हो तुम, अब मैं तुम्हारी ताकत खुद छीन लूंगा। लेकिन तभी दुंगतियो की एंट्री हुई। मुझे पता था कि तू यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाला है। तामसिन ने देखा कि दुंगतियो भी गाओलियंग के भेजे हुए लोगों में से था, लेकिन उसकी मर्जी से तामसिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा हमला करने दौड़ा। दुंगतियो ने अपनी फेमस उड़ती हुई सुइयां फेंकी, लेकिन तामसिन की आग में जलकर वो राख हो गई। तभी दुंगतियो ने छलांग लगाई और अपनी पपेट टेक्निक से खुद को बचाया और फिर कई सारे क्लोन बनाकर तामसिन पे हमला कर दिया। लेकिन तामसिन ने सारे क्लोन डिस्ट्रॉय कर दिया और पीछे से आ रहे अटैक को भी रोक लिया। फिर अचानक आवाज आई, भाई मैं नक्शा लेकर भाग रहा हूँ। मिस्टर मैप ने नक्शा उठा लिया और दौड़ पड़ा। तामसिन की निगाहें अब उसी पर टिकी हुई थी। अब वो दुंगतियो को छोड़कर मिस्टर मैप पे टूट पड़ा और दुंगतियो को उसे डिफेंड करने पे मजबूर कर दिया। तभी अनफॉर्चुनेटली लिंजी अंदर दौड़ा और तामसिन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और लिंजी के अंदर की ओल्ड सॉर्सर की डार्क पावर अचानक बाहर आई। उसकी पावर्स उससे कह रही थी कि उसे अपनी पावर्स को रिजेक्ट करने की बजाय एम्ब्रेस करना चाहिए। अब लिंजी ने कंट्रोल खो दिया और वायलेंटली तामसिन पर अटैक करने लगा। तामसिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसा लग रहा है जब तू भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन गया। लेकिन लिंजी का दिमाग अब भी काम नहीं कर रहा था, वो बस तबाही मचाने को तैयार था। फिर तामसिन सिर्फ लिंजी पर फोकस करने लगा। तभी लिंजी उसके सारे अटैक्स को डॉज और डिफेंड करता हुआ नाइफ से तामसिन पे अटैक किया और उसे माउंटेन से नीचे रिवर में धकेल दिया। लेकिन उसका पागलपन यही नहीं रुका, अब उसने मिस्टर मैप पर हमला कर दिया। दुंगतियो ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाकर बाहर गिरा। फिर अचानक जब लिंजी ने नक्शे को काटा तो एक मिस्टीरियस ताकत जाग उठी। अब उसने खुद पर काबू पा लिया, पर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला। इसी बीच बाहर कई ऑफिसर थक चुके थे, कई तो जिंदा भी नहीं बचे थे। तभी अचानक नंगुमियन ने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया जो सिटी को कवर कर लिया और सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर लेक इंसिडेंट के बाद तामसिन अचानक फिर से एक ह्यूज बॉडी के साथ खड़ा हो गया और हाई अमाउंट ऑफ हीट एमिट करने लगा। उसके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी कि वह हर चीज को जला रहा था। जैसे ही वह आग वानमिन है और दूसरे लोगों तक पहुंचने वाली थी, क्विकली लिंजी बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने आग को रोका और खुद जलती लपटों में कूद पड़ा। इस बार उसकी रफ्तार हवा की तरह थी। फिर वह नंगुमियन के पास से निकला और सीधा तामसिन पे झपट पड़ा। लिंजी ने तामसिन पे एक तगड़ा मुक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन तामसिन ने उसे एक ही झटके में हवा में उछाल दिया। इसके बाद लिंजी ने खुद को संभाला और पानी की कई बाउंडर बना दिए और उन्हें तामसिन पे दे मारा। उधर हेड मोंग को पता था कि ये हमला काफी नहीं था। तब तामसिन ने फौरन हाथ बढ़ाया और लिंजी को पकड़ लिया। यार मेरी आंख कभी बुझती नहीं, समझा? मुझे तेरी अंदर की उस जबरदस्त ताकत में बड़ा मजा आ रहा है। फिर उसने लिंजी से उस शक्ति को चूसना शुरू कर दिया और यही वह चीज थी जिसको नंगुमियन को
हमेशा से तलाश थी। जैसे ही तामसिन ने ताकत चूसना शुरू किया, नंगुमियन तेजी से आगे बढ़ा और तामसिन का सिर पकड़कर उसे उस जॉइंट बॉडी से बाहर खींच के निकाला और उसने बोला, मैं तामसिन को पहले ही निपटा सकता था, पर मैंने जानबूझकर उसे रोक रखा ताकि वह लिंजी के अंदर से सारी इवल एनर्जी को चूस सके। फिर भी वह उस बड़ी बॉडी का इस्तेमाल करके नंगुमियन पे अटैक करते रहा, लेकिन नंगुमियन ने एक हाथ से ब्लॉक किया और फिर तामसिन के सिर में गोली मार दी। इसके बाद लिंजी पानी में गिर गया और फिर बाद में उसके माइंड के अंदर नंगुमियन ने लिंजी को सिक्के का एक साइड चुनने को कहा और उसे अपनी डायरेक्शन चुनने की चॉइस दी। कुछ दिन बाद लिंजी अचानक एजेंसी छोड़कर निकल गया, जबकि चीफ और हेडमोंग चाहते थे कि लिंजी अपनी अलग राह पर चले। आखिर में कई सालों की दूरी मिटाने के लिए उन्होंने मिलकर एक बियर पार्टी करने का फैसला किया और इस वक्त तक लिंजी ने कई तरह की पावर हासिल कर ली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसकी दोनों आंखें चमक रही थी। क्या सच में ये कहानी यहीं पे खत्म हुई है या बस ये एक शुरुआत है? तो दोस्तों, ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर फ्यूचर में यह एनिमे कंटिन्यू हुआ तो हम जरूर देखेंगे कि लिंजी की नई शक्तियाँ कितनी पावरफुल निकलती है और तामसिन क्या वो सच में खत्म हो चुका है या फिर से लौटेगा पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।